कल हम लोग बात कर रहे थे आपका कि राज्य का अकृत्यात्मक दायित्व तो हिंदुस्तान में क्या है। आपने कहा गया था कि दो धाराएं प्री कॉन्स्टिट्यूशन चली हिंदुस्तान में। एक धारा वो है जो सुप्रीम कोर्ट बंगाल का था, उसने जो पीएनडो डिसाइड किया, उसमें एक धारा आई है और उसमें उन्होंने दो बातें कही हैं। एक, कमर्शियल एक्टिविटी अगर ये स्टेट कर रही है तो स्टेट लायबल होगी अपने कर्मचारियों के अकृत्य के लिए। लेकिन अगर स्टेट की सोवरन एक्टिविटी है तो स्टेट अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए अकृत्य के लिए दायी नहीं होगी। लेकिन सोवरन एक्टिविटी के संबंध में जो कुछ उन्होंने कहा वो चूंकि ऑबिटर डिक्टा था, ठीक है, वो इतरोक्ति थी, इसलिए बाद के मामलों में एक मत से पूरे हिंदुस्तान के उच्च न्यायालयों ने पीएनडो को फॉलो किया हो, ऐसी स्थिति नहीं रही। दूसरा मामला हरिभान जी का है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन, और हरिभान जी प्रीवी काउंसिल से डिसाइडेड है। और चूंकि प्रीवी काउंसिल उस समय भारत का सर्वोच्च न्यायालय था, इसलिए प्रीवी काउंसिल ने जो कुछ कहा, हिंदुस्तान में कई उच्च न्यायालयों ने उस हिसाब से भी डिसाइड किया। आप एआई पर डालेंगे तो हरिभान जी के तथ्य आपको मिल जाएंगे। ये सबसे बड़ी आसानी हुई है आज की डेट पर तकनीक के प्रयोग के कारण। जब हम एलएलएम कर रहे थे और हरिभान जी की चर्चा आई थी तो हरिभान जी के तथ्य, इसे ढूंढने में बहुत दिक्कत हुई क्योंकि तब गूगल ही एकमात्र सहारा था और कोई सहारा नहीं था, और वो भी 4G और 5G ये नेटवर्क नहीं था, इसलिए काफी समस्या थी। आज स्थितियां बहुत सुधरी हैं, तो आप उसके तथ्य देखेंगे तो वो मूल रूप से हिंदुस्तान में पंजाब के उच्च न्यायालय, शायद उस समय पंजाब में चीफ कोर्ट होता था या कोई पंजाब से डिसाइड था मूल रूप से, और उसमें पेशावर में गवर्नमेंट ने कुछ बंगलों का अधिग्रहण किया था और मुआवजे की धनराशि इसका विवाद था। ठीक है, यह मसला टॉर्टियस लायबिलिटी के संबंध में प्रीवी काउंसिल तक गया और उसमें प्रीवी काउंसिल ने डिसाइड किया कि स्टेट जब फंक्शन कर रही है तो वो सोवरन कैपेसिटी में जो कुछ कर रही उसके लिए दायी नहीं है, ऐसा नहीं कहा, बल्कि उन्होंने जो कुछ कहा उससे मतलब ही यह निकलता है कि एक्ट ऑफ स्टेट को छोड़कर राज्य जो भी गतिविधि करेगा उसमें वो अपने नागरिकों के प्रति दायी रहेगा। उन्होंने कहा कि स्टेट कमर्शियल एक्टिविटी कर सकता है, स्टेट व्यक्तिगत, ठीक है, काम कर सकता है। व्यक्तिगत ऐसे यानी जो स्टेट ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, ठीक है, और अन्य क्षेत्रों में भी स्टेट की गतिविधि हो सकती है, लेकिन सभी में वो अपने नागरिकों के प्रति किए गए अकृत्यों के लिए दायित्व के अधीन रहेगा। हां, एक्ट ऑफ स्टेट में जब वो एक्ट ऑफ स्टेट करेगा तो वो अकृत्यों के लिए दायी नहीं होगा, क्योंकि एक्ट ऑफ स्टेट विद इन द बाउंड्री ऑफ लॉ होता ही नहीं, वो बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ लॉ होता है, क्योंकि वो विदेशियों के साथ है। इसलिए विद इन बाउंड्री ऑफ लॉ वो अपने नागरिकों के प्रति हमेशा दायी रहेगा। इस ढंग का निष्कर्ष हरिभान जी में आया, और चूंकि प्रीवी काउंसिल डिसाइड कर रही है
हालांकि हरिभानजी में उन्होंने ये माना कि स्टेट एकदम जस्ट है, स्टेट ने एकदम ठीक किया है, स्टेट की गतिविधि एकदम कानून के मुताबिक है और कोई अप्रत्यय नहीं हुआ है, मुआवजे की धनराशि भी एकदम ठीक है। इसलिए हरिभानजी को कोई लाभ हुआ हो प्रीवी काउंसिल तक जाने से, यह नहीं है। पर्टिकुलरली जो अपीलार्थी है उसे कोई लाभ हुआ हो, यह बात नहीं है। लेकिन एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो डेवलप होकर आया हरिभानजी में, और इस लाइन ऑफ एक्शन पर भी अनेक उच्च न्यायालयों ने हिंदुस्तान में अपने निर्णय दिए। यानी दो प्रकार की स्थिति दिखाई दे रही है प्री कॉन्स्टिट्यूशन। एक पी एंड ओ, उसमें जो कहा सेकंड प्रपोजिशन, ठीक है, फर्स्ट प्रपोजिशन को तो सबने स्वीकार कर लिया, कोई दिक्कत नहीं कि कमर्शियल एक्टिविटी स्टेट कर रहा है तो अपने सेवकों द्वारा किए गए कृत्यों के लिए दायी है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। मसला तो सेकंड प्रपोजिशन का है, क्योंकि सेकंड प्रपोजिशन में पी एंड ओ में यह कहा गया कि अगर सोवरन एक्ट है तो स्टेट दायी नहीं होगा। हरिभानजी कह रहा है, या यूं कहें कि हरिभानजी में जो कुछ कहा गया उसका निष्कर्ष यह निकल रहा है कि एक्ट ऑफ स्टेट को छोड़कर चाहे सोवरन कैपेसिटी में स्टेट फंक्शन कर रहा हो और चाहे गैर सोवरन कैपेसिटी में स्टेट फंक्शन कर रहा हो, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि स्टेट कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, स्टेट प्राइवेट एक्टिविटी कर रहा है, या किन्हीं अदर रेस्पेक्ट में काम कर रहा है, या किन्हीं अन्य क्षेत्रों में काम कर रहा है, तो इन तीनों बातों को मिला दें अगर, तो फिर बात यही आएगी कि एक्ट ऑफ स्टेट को छोड़कर स्टेट किसी भी कैपेसिटी में काम कर रहा है तो वो अपने सेवकों द्वारा किए गए अकृत्यों के लिए दायी है। तो फिर निष्कर्ष यही होगा। तो हरिभानजी से जो लाइन चली, इस पर भी हिंदुस्तान में कई सारे मामले डिसाइड हुए, ठीक है। अधिकांश मामलों में पी एंड ओ माना गया और यह बात रही, ठीक है, कि सोवरन कैपेसिटी में जो कुछ राज्य करेगा उसमें वो अपने नागरिकों के प्रति अकृत्यों के लिए दायी नहीं रहेगा। लेकिन कुछ मामले, अच्छी संख्या में मामले हरिभानजी को लेकर भी डिसाइड हुए, लेकिन चूंकि अधिकांश मामलों में पी एंड ओ फॉलो हुआ, इसलिए ऐसा माना जाता है कि पी एंड ओ में जो बात कही गई वही टॉर्टियस लायबिलिटी का आधार है प्री कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक धारा हरिभानजी की भी दिखाई देती है। उसके बाद जो हमारा उच्चतम न्यायालय है उसने जिसको अप्रूव किया वो पी एंड ओ की धारा ही है, इसलिए और भी यह बात मानी जाती है कि क्योंकि भाई जो कुछ उच्चतम न्यायालय मानेगा वही तो हिंदुस्तान में माना जाएगा, वही तो हिंदुस्तान की कानून की अधिकृत स्थिति मानी जाएगी। तो उच्चतम न्यायालय ने विद्यावती जो पहला केस था टॉर्टियस लायबिलिटी पर, उसमें कुछ कहा नहीं, ठीक है, वो 1961-62 यहां कहीं पर है, उसमें उन्होंने कुछ कहा नहीं। उसमें न तो उन्होंने अप्रूव किया पी एंड ओ को, न डिसअप्रूव किया, ठीक है, यानी न ओवर रूल किया और न उसके मुताबिक निर्णय दिया, कंपनसेशन दे दिया। तो ये कहा जा सकता है, ठीक है, और यह भी कह दिया कि जो सामान्य स्वामी है वो भी इस स्थिति में दायी होता, ठीक है, अपने
कर्मचारी के द्वारा किए गए अकृत्य के लिए, इसलिए स्टेट दायी। इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने यह कह दिया कि स्टेट के कर्मचारी उस समय कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे थे, सोवरन एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं कहा, न तो पी&ओ को अप्रूव न डिसअप्रूव, कुछ भी नहीं किया। और अगला मामला कस्तूरीलाल रंडियाराम जैन का आता है और उसमें सीधे सीधे पी&ओ को अप्रूव कर दिया। और जब उसमें सीधे पी&ओ को अप्रूव किया, सीधे कहा कि चूंकि सोवरन एक्टिविटी थी स्टेट की, इसलिए दायी नहीं स्टेट, और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेट की लायबिलिटी है वो सोवरन एक्ट के संबंध में नहीं है। जब ये सीधे सीधे कह दिया और सीधे सीधे विद्यापति की व्याख्या वो भी कर दी, और विद्यापति की व्याख्या करते हुए ये कह दिया कि चूंकि स्टेट उस समय कमर्शियल एक्टिविटी चला रहा था, इसलिए स्टेट लायबिल नहीं। तो अधिकृत तौर पर यह बात आ गई कि हिंदुस्तान में प्री कॉन्स्टिट्यूशन पी&ओ इसके द्वारा जो कुछ निर्णित किया गया था उसी को राज्य के अप्रत्यात्मक दायित्व के स्रोत के रूप में देखा जाएगा। और कस्तूरीलाल इस केस में उन्होंने यह सिफारिश भी कर दी है कि हिंदुस्तान में राज्य के अप्रत्यात्मक दायित्व को निर्धारित करने के लिए क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट, ऐसा कोई एक्ट बनना चाहिए, या अमेरिका में जो फेडरल टॉर्ट एक्ट बनाया गया ऐसा कोई अधिनियम भी आना चाहिए। तो कस्तूरीलाल रंडियाराम जैन इससे एकदम तय हो गया। लेकिन अब ये तो आ गया कि सोवरन कैपेसिटी में जो कुछ किया जाएगा उसके लिए स्टेट लायबल नहीं है। तो सोवरन कैपेसिटी में क्या क्या किया जाता है, क्योंकि यह कस्तूरीलाल द्वारा नहीं बताया गया। कस्तूरीलाल रंडियाराम जैन में यह डिस्कस थोड़ा ही हुआ कि स्टेट के सोवरन फंक्शन कौन कौन से हैं। तो जुडिशियल क्रिएटिविटी के लिए एक रास्ता यह बना रहा कि जुडिशियल क्रिएटिविटी से गतिविधियों को सोवरन एक्टिविटी के क्षेत्र से बाहर किया जा सकता था, और इसी रास्ते को अपनाया गया। और जो न्यायालय थे उन्होंने यह कहना शुरू किया कि सोवरन एक्टिविटी हम सिर्फ उसको मानेंगे जो नागरिक नहीं कर सकता, केवल स्टेट कर सकता है। यह डेफिनेशन उन्होंने ली, और जब यह डेफिनेशन ली तो अधिकांश सोशल वेलफेयर की एक्टिविटीज ये तत्काल सोवरन फंक्शन के बाहर होने लगी, और न्यायालय ने यही रुख अपनाया। और इस तर्क को उन्होंने यह नागेंद्र राव में क्लियर नहीं कहा कि भाई हरिवंश जी या पी&ओ जिस समय डिसाइड हुए वो लेसिजे फेयर एरा था, उस समय नागरिक का कल्याण, ये स्टेट की चिंता का विषय नहीं था। स्टेट सिर्फ या तो वो काम कर रहा है जिसे स्टेट का अप्रत्यक्षकरणीय काम माना जाएगा, यानी सोवरन एक्ट, उसका न्याय का प्रशासन, अपराधों का शमन, व्यवस्था को बनाना, ठीक है, और यह एक्ट ऑफ स्टेट कर रहा है। और चूंकि हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेट थी और वो ड्यूल कैपेसिटी में थी, वो व्यापार भी करती थी, ठीक है, तो उस काल में चूंकि वेलफेयर का काम करना नागरिक के, ये स्टेट का काम ही नहीं, और जब स्टेट का काम ही नहीं तो वेलफेयर, ये एक नई स्थिति निर्मित हुई है। और इस वेलफेयर की स्थिति के बारे में पहली बार चर्चा खुलकर अभिव्यक्त रूप से तो यह नागेंद्र राव में हुई, लेकिन यह लाइन ऑफ एक्शन शुरुआत से दिखाई देता है कस्तूरीलाल के तत्काल बाद से।
और उन्होंने क्या किया, क्योंकि कस्तूरी लाल में भी हमने कल भी कहा कि चीजों की व्याख्या ये कैसे भी संभव है। तो विद्यावती, उसके बारे में कहा जा सकता कि अरे साहब, डीएम को उसके बंगले से उसके ऑफिस तक लाना ये सोवरन फंक्शन है, नागरिक कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप यही तो सोवरन और नॉन सोवरन एक्ट की कसौटी दे रहे हैं। नागरिक जो नहीं कर सकता तो ये भी वो नहीं कर सकता। तो बड़ी आसानी से विद्यावती के काम को, जिसे आप नॉन सोवरन फंक्शन बता रहे हैं कस्तूरी लाल में, वो सोवरन फंक्शन बन जाएगा। और जिसे आप सोवरन फंक्शन बता रहे हैं, ठीक है, कि साहब अपराधों का इन्वेस्टिगेशन और सारी चीजें, अभियोजन अपराधों का चूंकि स्टेट का काम है, वही किया जा रहा था, ठीक है, वो बड़ी आसानी से नॉन सोवरन फंक्शन में चला जाएगा, क्योंकि आपने उसके जो गहने लिए थे उससे आप उपनिहिति इसके उत्तरदायित्व के अंतर्गत आ गए थे, और इसके उत्तरदायित्व के अंतर्गत जब आए थे तो डेफिनेट था कि जैसे ही उपनिधान का उद्देश्य पूरा होगा आप वो वापस करेंगे। आप उसे वापस करने में असफल हो गए, ठीक है। तो हम लोग जब अपकृत्य विधि पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक वाद कारण से संविदा भंग और अपकृत्य के अंतर्गत वाद कारण दोनों पैदा हो सकते हैं। मतलब वाद कारण ऐसा भी हो सकता है जो संविदा भंग भी हो और अपकृत्य में वाद कारण यह भी पैदा करता हो, दोनों हो सकता है। तो बेलमेंट इसका अगर भंग हुआ है तो अपकृत्य में वाद कारण और संविदा विधि में वाद कारण दोनों पैदा हो सकते हैं, और दोनों पर क्षतिपूर्ति की मांग हो सकती है। तो जो कुछ कस्तूरी लाल रलियाराम में है वो बड़ी आसानी से नॉन सोवरन फंक्शन में आ जाएगा। बस इसी स्थिति का लाभ मिला और न्यायालयों ने क्या किया, सोशल वेलफेयर की जितनी गतिविधियां थी, चाहे बैंक इसे चलाना हो तो उनका नागरिक बैंक चला सकता है, चाहे इंश्योरेंस का सेक्टर हो तो उनका इंश्योरेंस नागरिक भी कर सकता है, चाहे रेलवे का संचालन हो, यहां रेलवे का संचालन आपने अपने हाथों में ले रखा है लेकिन नागरिक नहीं कर सकता, ऐसी बात कहां है, कर तो सकता ही है, ठीक है। जो विभिन्न प्रकार की यात्री निवास बनाने का काम, पानी की सप्लाई, जितने भी अस्पतालों का संचालन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की स्थापना, इनके करने में या इन गतिविधियों के संचालन में जब राज्य के सेवकों ने अकृत्य करना शुरू किया तो स्टेट ने, कोर्ट ने इन सबको नॉन सोवरन फंक्शन माना और उचित तौर पर माना। देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा कि न्यायालय कुछ भी करेगा तो अतार्किक ढंग से नहीं कर सकता। अतार्किक ढंग से अगर न्यायालय कुछ भी कर रहा है तो फिर उसमें और गुंडे में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गुंडा भी ताकत से अपनी बात मनवा लेता है, उसकी बात में तर्क कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि गुंडा है मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे जाएंगे कहां। तो फिर न्यायालय यह भी गुंडा बन जाएगा अगर उसकी बात में कोई तर्क ना हो और वो विभिन्न प्रकार के भय दिखाकर आपसे अपनी बात मनवा ले, तो फिर न्यायालय नहीं है, फिर वो गुंडा ही है। इसलिए न्यायालय को अपनी बात तर्क संगत तरीके से रखनी होगी। उन्होंने यही तर्क पकड़ा कि भाई सोवरन एक्ट उसे कहेंगे ना जो नागरिक न कर सके, तो आपकी सोशल वेलफेयर की जो गतिविधियां हैं वो तो नागरिक भी कर सकता है। और फिर आपने पी&ओ में भी कमर्शियल एक्टिविटी के संबंध में प्रतिकर जो दिया था वो ये कहा था कि चूंकि स्टेट लाभ ले रहा है इसलिए नुकसान भी उसे उठाना होगा और सामान्य विकेरियस लायबिलिटी का सूत्र लागू होगा और स्टेट लायबल होगा। तो
जहां तक सवाल सोशल वेलफेयर का है, क्योंकि सोशल वेलफेयर का युग ही उस समय नहीं था, थारीबांजी और पी&ओ जब डिसाइड हो रहा है, तो उस संबंध में कोई चर्चा ये वहां मिलती नहीं। आज की तिथि पर राज व्यवस्था की प्रकृति, ठीक है, पॉलिटिकल नेचर, ये चेंज है। तो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में जब सोवरन प्रिंसिपल लागू किया जाएगा तो ये देखना पड़ेगा कि अगर राज्य लाभ नहीं लिया है, राज्य ने, लेकिन दूसरे को हानि हो रही है आपके कारण से, आपके कृत्य से, और आपका कृत्य ऐसा है कि उससे नागरिक भी कर सकता है, तो फिर हम उसे सोवरन एक्ट क्यों माने? और ये आपने देखा था कि सविता वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, उसमें मिलिट्री के ट्रक से, जबकि रेलवे स्टेशन से जवान ले जाए जा रहे हैं, ठीक है, हेडक्वार्टर के लिए, उस समय जो दुर्घटना हुई उसे नॉन सोवरन फंक्शन में रखा और कहा कि कोई भी ले जा सकता है, और कंपनसेशन दिया। श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें अकाल के लिए राहत के काम में स्टेट के ट्रक लगे हुए थे और उनसे दुर्घटना हुई, उसे भी उन्होंने नॉन सोवरन फंक्शन माना और कहा कि अकाल पीड़ितों का काम कोई भी कर सकता है, इसमें कौन सी ऐसी बात है? तो एक नवीन तर्क यह निकला सोशल वेलफेयर की राज व्यवस्था के संबंध में, और न्यायालय ने तर्क संगत ढंग से प्रतिकर देना यह प्रारंभ किया। और चूंकि सोशल वेलफेयर के युग में ठीक भी था, हां, क्लियरली, पहली बार क्लियरली, एकदम अभिव्यक्त रूप से एन नागेंद्र राव, इसमें न्यायालय ने अपनी बात कही और कहा कि सोशल वेलफेयर का जो युग है इस राज्य व्यवस्था में, ठीक है, सोवरन और नॉन सोवरन फंक्शन, ठीक है, इनके आधार पर कोई विभाजन करना ठीक नहीं है, बल्कि केवल सोवरन फंक्शन उन्हीं को मानना चाहिए जो राज्य के अप्रत्यक्षकरणीय कर्तव्य हैं। अप्रत्यक्षकरणीय ये जो कर्तव्य राज्य के हैं, और उन्होंने उदाहरण दिया जैसे कि अपराधों का शमन, जैसे कि न्याय प्रशासन आदि, तो सजाती का नियम लगेगा, तो इसी प्रकार के काम सोवरन एक्ट माने जाएंगे। यानी लगभग सारी चीजें बाहर आ गई, नॉन सोवरन हो गई और उसी लाइन ऑफ एक्शन पर चल दिया। ये तो एक बात हुई। जबकि कार्यपालिका यानी सरकार, राज्य के 3 अंग हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। अब कार्यपालिका अपना काम करवा रही है अपने स्टेट से, ठीक है, कार्यपालिका का ड्राइवर कार्यपालिका के सदस्यों को लेकर आ रहा है। ये अब एक दूसरी स्थिति कि विधायिका, राज्य का जो विधायी अंग है, अगर उसने कार्यपालिका पर यह दायित्व तो रखा है कि आप अब वो काम करेंगे, कार्यपालिका विधायी कर्तव्य जो उसका है उसका निर्वहन ये कर रही है। लेकिन 2 बातें हो सकती हैं, हमने आपसे पहले भी कहा है कि कार्यपालिका नागरिकों के हित में विधायिका द्वारा अधिकृत किए जाने के बिना भी फैसले ले सकती है। आप सब चर्चा की थी कि कार्यपालिकी शक्ति में जो नहीं किया जा सकता वो सिर्फ इतना है कि कार्यपालिका ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे नागरिकों के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़े।
बाकी कार्यपालिका ऐसा सब कुछ कर सकती है अपनी कार्यपालिका की शक्ति में, उसके लिए उसे किसी कानून की जरूरत नहीं है जो नागरिकों के हित में हो। हां, नागरिकों के अधिकारों पर अगर कोई प्रतिबंध ये लगाना चाहेंगे तो कानून की आवश्यकता है, यह आपको कई बार बताया जा चुका है। ठीक है, तो ठीक है, कार्यपालिका अपने कृत्यों के लिए नागरिकों के प्रति दायी है। ये जो केस की सीरीज है इससे स्थापित हो जाता है, चाहे वो श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान हो, चाहे सविता वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान हो। ये जो केसों की सीरीज है इससे ये तय हो जाता है। उसमें ये नागेंद्र राव भी आता है, हालांकि ये नागेंद्र राव दोनों तरफ आता है, लेकिन ये नागेंद्र राव इस मामले में भी आता है कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन कर रहे हैं, अपनी एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में कर रहे हैं, तब वो दायी है नागरिक के प्रति यदि उसके प्रति कोई अपकृत्य होता है। एक्ट ऑफ स्टेट के लिए तो नहीं है, वो तो बात ही खत्म है। ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूटिव दायी है नागरिक के प्रति टॉर्टियस एक्ट के लिए, ये आ गया। लेकिन सवाल ये है, अब एग्जीक्यूटिव खुद कर भी नहीं रही। एग्जीक्यूटिव कोई काम सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि विधायिका उससे कह रही कि ये करो। ठीक है, ये दूसरी स्थिति हो गई। और ऐसा हो सकता है विधायिका उससे काम करने के लिए कह सकती है। विभिन्न प्रकार के कानून है, आपका सीआरपीसी बनी हुई, आपकी बीएनएसएस बनी हुई कि व्हेनेवर एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस विल अकर देन द एसएचओ विल गेट रजिस्टर्ड दैट। ठीक है, एंड डू इन्वेस्टिगेशन। तो 20 प्रकार के कर्तव्य हैं जो विधानों ने कार्यपालिका के ऊपर, ठीक है, उनको करने का उनका दायित्व रखा है। तो आखिर जब कार्यपालिका राज्य के विधायी अंग के द्वारा निर्देशित काम को कर रही थी और उसमें अपकृत्य हुआ, ठीक है, तब स्थिति क्या बननी चाहिए? क्योंकि वो विधायिका द्वारा निर्देशित काम कर रहा था। ठीक है, तब राज्य की यानी कार्यपालिका की क्या स्थिति होनी चाहिए? क्या राज्य को प्रतिनिधिक तौर पर पीड़ित के प्रति दायी होना चाहिए या जिसने किया उसे दायी होना चाहिए पीड़ित के प्रति? क्या स्थिति होनी चाहिए? यहां पर आपको जो गलतफहमी होना शुरू होती है वो ये कि अगर राज्य दायी नहीं होगा तो अपकृत्य से पीड़ित को कुछ मिलेगा ही नहीं। नहीं, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न यहां पर यह है कि किससे मिलेगा? जिसने अपकृत्य किया यानी जो एक्चुअल डूअर है, ठीक है, उससे या राज्य से? किससे मिलेगा? पीड़ित को तो मिलेगा ही, इसमें तो कोई दो मत है नहीं, लेकिन किससे? प्रश्न ये है। एक्चुअल डूअर ये कह सकता है वही डोनाग वर्सेस स्टीवेंसन की तरह है कि अरे साहब हम अपनी मर्जी से कर रहे थे क्या? हमसे तो एक्ट की वजह से हमें करना पड़ा, हम अपनी मर्जी से थोड़े कर रहे थे। ठीक है, इसलिए हम तो दायी नहीं है, राज्य को देना चाहिए। और राज्य यह कह सकता है कि भैया कानून तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। कानून ने तुमसे यह कहा था कि इसे करना, यह तो नहीं कहा था कानून ने तुमसे कि इसे ठीक तरीके से मत करना। भाई अपकृत्य क्यों हुआ होगा? अपकृत्य तो इसलिए हुआ होगा क्योंकि तुमने कानून द्वारा निर्देशित काम ठीक तरीके से नहीं किया होगा। ठीक है ना? जैसे कानून ने यह कहा कि जो अपराध करे उसे गिरफ्तार कर लेना, लेकिन तब जब आपके पास विश्वसनीय इत्तिला हो, तुम गए और तुमने गिरफ्तार कर लिया, तो गलती किसकी? कानून की, तुम्हारी। ठीक है, गलती तो तुम्हारी है। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए हम क्यों दे प्रतिकर? आप दो, गलती तो तुम्हारी है। वो ये कह सकता कि भैया हमसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हुआ कब? तुम हमसे कहते मत कि गिरफ्तार करो, हम करते ही नहीं।
गलती होने का अवसर तो तुम्हारे कारण आया, तुम दो। ये एक झंझट चल सकती है, जैसे डोनागोर से स्टीवेंसन में चल रहा था कि जो मैन्युफैक्चरर है वो ये कह रहा, अरे भैया हमने जो जिंजर बियर की बोतल उत्पादित की वो हमने किसे दी? रिटेलर को। उस समय तक पड़ोसी का सिद्धांत है थोड़ी, उस समय तक क्या है? लॉ ऑफ कॉन्टेक्ट, यही तो है। और लॉ ऑफ कॉन्टेक्ट में उस समय दो प्रकार की गुप्तता चल रही, प्रिविटी ऑफ कॉन्टेक्ट। एक कौन से? प्रिविटी ऑफ पार्टीज, और दूसरी प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। हिंदुस्तान का जब संविधान अधिनियम हम लोग डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कि हमारे यहां भी पक्षकारों की गुप्तता ये सिद्धांत लागू है, लेकिन इंग्लैंड में प्रचलित जो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन है वो लागू नहीं है। ठीक है, हमारे यहां प्रतिफल की गुप्तता का सिद्धांत लागू नहीं है। क्यों लागू नहीं? उसका सबूत क्या है? हम लोगों ने प्रतिफल की परिभाषा देखी है, उसमें क्या कहता है? जब वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति, क्योंकि हमारे यहां कंसिडरेशन देने के लिए कोई अन्य व्यक्ति भी अधिकृत है, इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे यहां संविदा की गुप्तता का सिद्धांत पूर्ण रूपेण लागू नहीं है। उसके दो भाग हैं, प्रतिफल की गुप्तता और पक्षकारों की गुप्तता। तो पक्षकारों की गुप्तता संबंधी सिद्धांत हमारे यहां लागू है, लेकिन प्रतिफल की गुप्तता संबंधी सिद्धांत हमारे यहां लागू नहीं है। लेकिन इंग्लैंड में तो दोनों लागू, और वो भी डोनागोर से स्टीवेंसन के जमाने में। ठीक है, तो वहां रिटेलर का तर्क यह है कि ठीक है, हमने विक्रय की संविदा कंज्यूमर से की, लेकिन माल कौन सा दिया? वो जो मैन्युफैक्चरर ने हमें सप्लाई किया, हमने उसमें कुछ बदलाव थोड़ी किया। तो अगर दायी हो प्रतिकर के लिए तो मैन्युफैक्चरर हो। मैन्युफैक्चरर कहता हम क्यों हो? बेचा तो तुमने, हमसे क्या मतलब है? और कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी है उस समय। ठीक है, पक्षकारों की गुप्तता का सिद्धांत है, प्रतिफल की गुप्तता का सिद्धांत है। पक्षकारों की गुप्तता यानी जिनके बीच संविदा है केवल वही प्रतिकर की मांग कर सकते, बाकी कोई कर नहीं सकता। संविदा है रिटेलर और उसके बीच, उसमें मैन्युफैक्चरर है नहीं। लेकिन यह बड़ा अन्यायपूर्ण दिखता है कि भाई रिटेलर बेचारा दायी हो जाए जबकि सप्लाई मैन्युफैक्चरर की है। तो कोई नया प्रिंसिपल लाना पड़ेगा, ठीक है ना, प्रिविटी ऑफ कॉन्टेक्ट को अलग हटाकर, और वही पड़ोसी का सिद्धांत ये विकसित हुआ। ठीक है, तो यहां भी समस्या तो वही है कि विधान द्वारा अधिकृत काम यह किया गया, और चूंकि विधान द्वारा अधिकृत हुआ तो जो एक्चुअल डूअर है वो ये कह सकता है कि हम तो मतलब क्या भैया, तुम हमसे कहते नहीं कि ये करो, ना हम वो करते ना आप करते होता। ठीक है, न नौमन तेल होता, न राधा नाचती, कुछ होता ही नहीं। और जो राज्य है यानी जो विधायिका है यानी जो कार्यपालिका है, जो भी है, वो ये कह सकता है कि भैया हमने तुमसे कहा था काम करो, ये तो नहीं कहा था कि गलत तरीके से मनमाने तरीके से करना, तो तुम भुगतो, हमसे क्या मतलब है। ठीक है, तो विधानों के अंतर्गत यदि काम किया गया है, विधान द्वारा अधिकृत काम अगर किया गया, उसमें अकृत्य हुआ है, तब क्या पोजीशन है यह देखना है। क्योंकि 300 में तो उन्होंने कह दिया प्री कॉन्स्टिट्यूशन जो स्थिति है वही स्थिति रहेगी, कुछ बताया ही नहीं। अब प्री कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ तो चलो देख ली हम लोगों ने कार्यपालिका में कि स्थिति में सुधार कस्तूरीलाल डिसाइड होने के बाद भी आ गया, लेकिन दूसरी तरफ स्थिति प्री कॉन्स्टिट्यूशन क्या थी? दूसरी तरफ स्थिति बहुत खराब थी। दूसरी तरफ स्थिति यह थी कि विधान द्वारा अधिकृत काम अगर किया जा रहा था और उसमें कोई अकृत्य हुआ तो राज्य को उत्तरदायी नहीं ठहरा रहे थे। राज्य को उत्तरदायी नहीं ठहरा रहे थे, इसका मतलब यह नहीं है कि पीड़ित को कुछ नहीं मिल रहा था, पीड़ित को तो मिलेगा ही, लेकिन किससे? जो एक्चुअल डूअर है उससे। अब जब एक्चुअल डूअर से आप देंगे, ठीक है, तो पीड़ित को प्रतिकर मिलने की संभावना यह हमेशा घट जाएगी।
क्योंकि एक्चुअल डोर के पास उतना पैसे ही नहीं होगा, स्टेट के पास संसाधन ज्यादा होते हैं हमेशा से ही। और इंश्योरेंस ये बहुत पहले से शुरू हो गया, तो स्टेट इंश्योरेंस भी रख सकता है, बहुत चीजें कर सकता है, स्टेट के पास संसाधन ज्यादा है, तो पीड़ित को कुछ मिलने की संभावनाएं घटती हैं। ठीक है, लेकिन साफ प्री कॉन्स्टिट्यूशन यही चल रहा था कि अगर विधान द्वारा अधिकृत काम किया जा रहा है तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, कुछ नहीं मिलेगा मीनिंग देयर भाई राज्य से कुछ नहीं मिलेगा, पीड़ित को जो लेना होगा वो एक्चुअल डोर से लेगा। और इस सिद्धांत का जो आधार था वो आधार इस मैगजीन में था कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कुछ गलत नहीं कर सकता। यह प्रिंसिपल इंग्लैंड का है कि राजा कुछ गलत कर ही नहीं सकता, और जब राजा कुछ गलत कर ही नहीं सकता तो राजा गलत कानून कैसे बना सकता है? ठीक है ना, तो कानून तो अपनी जगह ठीक ही है, और राजा कुछ गलत नहीं कर सकता, इसका मतलब यह हुआ कि राजा आपके द्वारा किए गए गलत काम को अंगीकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि गलत को अंगीकार करना गलत करना ही होता है, गलत को समर्थन देना गलत ही होता है। और किंग कैन डू नो रॉन्ग, तो अगर राजा विधान के अंतर्गत किए गए कार्य को करने में आपके द्वारा किए गए अकृत्य का उत्तरदायित्व तो लेना भी चाहे तो कैसे ले ले, क्योंकि किंग कैन डू नो रॉन्ग, ना तो उसने गलत कानून बनाया और न ही आपके द्वारा किए गए अकृत्य को वो अंगीकार कर सकता है, कुछ भी तो नहीं कर सकता, तो वो करे क्या? एक ही रास्ता बचता है कि तुम खुद अपना किया भुगतो। ये प्रिंसिपल इंग्लैंड में चल रहा था, किंग कैन डू नो रॉन्ग, उसी को हिंदुस्तान में भी लागू किया गया इस रूप में कि अगर विधान ने अधिकृत किया है, ठीक है, विधान ने अधिकृत किया है और विधान द्वारा अधिकृत काम ये राज्य के कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था और उसमें कोई अपकृत्य हो गया, ठीक है, तो फिर किंग कैन डू नो रॉन्ग ये मैक्सिम लागू होगा और राज्य अब प्रत्यात्मक दायित्व के अधीन नहीं होगा, जो एक्चुअल डूअर होगा वही कंपनसेशन देगा। यह प्रिंसिपल प्री कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश होकर हिंदुस्तान में चल रहा था। आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन भी यही फॉलोअप चलता रहा। उधर कार्यपालिकी कृत्यों के संबंध में सुधार आ गया, ठीक है ना, क्योंकि सोशल वेलफेयर की जो राज्य व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका नागरिकों के कल्याण के लिए काम करती है और नागरिकों के कल्याण के काम करते समय उसे विधानों द्वारा अधिकृत किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब वो नागरिकों के अधिकारों में कटौती करेगी तब उसे विधान द्वारा अधिकृत होने की जरूरत है। तो इसलिए वहां कार्यपालिकी कृत्यों को करने में प्रतिकर देना आसान था, लेकिन ये जो स्थितियां थी कि विधान जब काम करने का दायित्व रख रहा था, चाहे नागरिक के लाभ के लिए और चाहे नागरिक के अधिकार में कटौती के लिए, नागरिक के अधिकार में कटौती के लिए भी अगर विधान दायित्व रखेगा या शक्ति देगा आपको तो कुछ कहेगा ना, जैसे उनका विश्वसनीय इत्तिला हो तो गिरफ्तार करिए, ठीक है ना, कुछ शर्तें रखेगा। तो विधान द्वारा प्राधिकृत किए जाने के क्षेत्र में अभी भी ट्रोटियस लाइबिलिटी को तय होना था और प्री कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी आसानी से किंग कैन डू नो रॉन्ग इस मैक्सिम के आधार पर विधान द्वारा अधिकृत किए जाने की दशा में ट्रोटियस लाइबिलिटी नहीं मानी गई। राज्य की प्रतिकर एक्चुअल डूअर को देना पड़ा। जो प्रतिकर एक्चुअल डूअर देता था वो स्थिति पीड़ित के पॉइंट ऑफ व्यू से पीड़ित के लिए बड़ी बेनिफिशियल नहीं थी, अच्छी नहीं थी, और ये लगातार फॉलो हुआ। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन भी ये फॉलो होता रहा।
लेकिन यह नागेंद्र राव इस दृष्टिकोण से भी महत्व का है, ठीक है ना। उधर तो महत्व का है ही वो, लेकिन यहां भी बड़ा महत्व का डिसीजन वो हो जाता है। और यह नागेंद्र राव ने इस क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। और वो क्रांतिकारी परिवर्तन क्या है, यह नागेंद्र राव के तथ्य देखेंगे तो विधान ने, हमने कहा था आपसे, शायद आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत वो मामला है। शायद किस अधिनियम के अंतर्गत है, या तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत है, या आप एआई पर डालेंगे तो आ जाएगा किस अधिनियम के अंतर्गत है वो, लेकिन अधिनियम के अंतर्गत है, ठीक है ना। उसमें जो सरकारी अधिकारी काम कर रहा था, उसमें जो सरकारी कर्मचारी काम कर रहा था, विधान द्वारा अधिकार दिए जाने पर ही कर रहा था, और उसे विधान द्वारा अधिकृत किए जाने पर ही फर्टिलाइजर या अन्य चीजें जो उसमें अधिग्रहित की थी वो सब अधिग्रहित की थी। उसे अपने मन से नहीं किया था, कार्यपालिकीय शक्ति के प्रयोग में वैसा नहीं किया था, विधान द्वारा अधिकृत किए जाने पर ही किया था। तो ऐसी दशा में जब फर्टिलाइजर के मालिक को नुकसान हुआ, उसमें हमने आपसे कल चर्चा की थी कि अधिकृत कर लिया गया, जो फर्टिलाइजर का मालिक है लगातार कहता रहा कि ये बाहर पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, इसे सावधानी से रखिए, इसकी गुणवत्ता समाप्त हो जाएगी, या हमें दे दीजिए। दोनों ही काम नहीं हुए, न तो उसे दी गई और ना ही उसका उचित रख रखाव ये किया गया। अंततः मामला उसके मालिक के पक्ष में निर्णित हुआ, और जब उसने अपनी फर्टिलाइजर की वापसी की मांग की तब सोवरन इम्यूनिटी का तर्क उठाया गया, और यह भी कहा गया कि चूंकि विधान ने अधिकृत किया, ठीक है, क्योंकि वही लाइन ऑफ एक्शन चला आ रहा है, किंग कैन डू नो रॉन्ग, जिसका आधार है, ठीक है ना, वही प्रिंसिपल काम कर रहा है कि विधान ने अधिकृत किया, इसलिए अगर गलत भी हुआ है तो स्टेट लाइबल नहीं, जिसने किया वो लाइबल। लेकिन कोर्ट ने इसमें पहली बार कहा कि इससे कोई फर्क, अच्छा ये अन्यायपूर्ण भी है, अन्यायपूर्ण भी है कि आप ये कहें, ठीक है, स्टेट के तो दोनों अंग हैं, विधायिका भी कार्यपालिका भी। आप वहां ये कहेंगे कार्यपालिकी शक्ति के प्रयोग में अगर स्टेट कुछ कर रहा है और वो नागरिकों के लिए बेनिफिशियल है, भले ही उससे स्टेट को कोई लाभ ना हो रहा हो, ठीक है, तो आप कंपनसेशन देंगे। ये नागेंद्र राव में आप ये कहें कि साहब स्टेट के जो अप्रतिकरणीय कर्तव्य है उनको छोड़कर कुछ भी उसका सोवरन एक्ट होता ही नहीं, इसलिए सोवरन नॉन सोवरन इस ढंग का कैटेगराइजेशन आज की तिथि पर ठीक नहीं है। बस केवल एक बात देखनी चाहिए कि राज्य के कर्मचारी वो तो नहीं कर रहे जो उनका अप्रतिकरणीय कर्तव्य, जैसे कि न्याय प्रशासन, जैसे कि अपराधों के लिए अभियोजन आदि, शांति व्यवस्था बनाना, इसके अलावा हर मामले में स्टेट लाइबल, ठीक है। और उसी नागेंद्र राव में जो दूसरा भी इश्यू है ना कि विधायिका ने अधिकृत किया, तो विधायिका भी है तो राज्य ही, ठीक है, विधायिका ने अधिकृत किया, ठीक है, राज्य प्रतिनिधिक रूप से उस दशा में भी दायी क्यों न हो जब विधायिका ने अधिकृत किया और विधायिका द्वारा अधिकृत किए गए काम को संबंधित कर्मचारी कर रहा था, और यहां कमिश्नर, जो फर्टिलाइजर कमिश्नर था, वो विधान द्वारा अधिकृत किया गया काम ही कर रहा था, फिर भी स्टेट के खिलाफ कंपनसेशन डिसाइड हुआ कोर्ट के द्वारा, ठीक है। अब देखिए, कोर्ट भी स्टेट है और स्टेट ही स्टेट के खिलाफ डिसाइड कर रहा है, ठीक है ना। यानी
ये वही स्थिति है जो पहले राजा अगर खुद भी कुछ गलत करता था तो अपने को उसका दंड देता था। अपने ही द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन अगर वो खुद करता था व्यक्तिगत कैपेसिटी में, तो राजा की कैपेसिटी में वो खुद को ही दंड देता था। यही स्थिति आज है। आज न्यायालय बड़ा नहीं है, इसे अलग करने की, राजा की न्यायिक शक्ति को उससे अलग करने की जरूरत इसलिए हो गई क्योंकि कालांतर में इतने उदार और महान राजा होना बंद हो गए और उन्होंने जब खुद को दंड देने की बात आई अपने द्वारा बनाए गए कानून के मुताबिक, तो कानूनों को बदल दिया अपने हित में। ठीक है, कानून में बदलाव खराब नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, संशोधन पर बात चलेगी, वो तो करना ही पड़ता है, लेकिन कानून में संशोधन जो किया गया वो किसके हित को ध्यान में रखकर किया गया, यह महत्वपूर्ण होता है। वो नागरिकों के या राज्य की व्यवस्था, उसे सुव्यवस्था बनाने के दृष्टिकोण से किया गया या अपने पर्सनल गेन के लिए। अगर पर्सनल गेन के लिए किया गया तो ये संशोधन का दुरुपयोग है। ठीक है, और कालांतर में राजा यही करने लगे थे, इसीलिए मॉन्टेस्क्यू को यह कहना पड़ा कि तीनों अंगों को या तीनों शक्तियां पृथक कर दी जाए। तो न्यायालय बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, राज्य के ही समान है, और वो उसी कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है जो पहले महान राजा करते थे कि उनके ही द्वारा बनाया गया कानून है, वे ही निर्णय करने वाले हैं। लेकिन राजा की कैपेसिटी में कानून बनाया और राजा की कैपेसिटी में निर्णय कर रहे हैं, और व्यक्ति के रूप में वो जो है अगर उन्होंने भी उस कानून का उल्लंघन किया तो खुद को ही दंड देना। ठीक है, उसी परंपरा का निर्वहन आज कोर्ट करता है, और बेवकूफ टाइप के लोग ये समझते हैं कि कोर्ट बड़ा है, बड़ा और छोटा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो न्यायालय ने कहा कि नहीं, विधायिका ये भी राज्य है, उसने अधिकृत किया, कमिश्नर उसके द्वारा अधिकृत काम कर रहा था, तो राज्य ही दायी होगा पीड़ित के प्रति। अब आपके मन में एक ख्याल यहां से ये उठना शुरू होता है कि खूब मजा आ गया, ठीक है ना, अगर जो एक्चुअल डुअर है उसे प्रतिकर देना पड़े तो आप ये कहते हैं कि भाई विधान ने उसे मजबूर किया तो उसने किया, इसमें एक्चुअल डुअर क्यों दे। ठीक है, लेकिन विधान ने तुम्हें अधिकृत ठीक ढंग से करने के लिए किया था ना, कि जब विश्वसनीय इत्तिला मिले तो गिरफ्तार करना, तुम ऐसे करके बैठ गए तो बदतमीजी की ना तुमने। तो पीड़ित के हितों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं हो सकते, या अगर हो भी सकते तो उसे मिलने में देर होगी और उसकी पीड़ा ज्यादा है, ठीक है, उसकी पीड़ा तुरंत की है तो उसे प्रतिकर तुरंत मिलना चाहिए, तो जो अधिकृत जो ज्यादा सामर्थ्यशाली है उससे मिलना चाहिए, तो राज्य से मिल जाएगा। लेकिन तुमने गलत काम किया ना, तो तुम्हें गलत काम से लाभान्वित नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग जो प्रतिनिधिक दायित्व तो पढ़ेंगे अकृत्य में, तो वहां यह होगा कि प्रतिनिधिक दायित्व तो, जिस दिन हमने पहली बार बात शुरू की थी तो हमने ये भी कहा था कि स्वामी को सेवक के अकृत्य के लिए दायी करने का जो एक जस्टिफिकेशन है, एक न्यायोचित है, वो ये भी है कि चूंकि सेवक की नियुक्ति आपने की, आप ही ने की ना, तो भले ही आपने कितनी भी सावधानी उसके चयन में बरती हो, लेकिन अगर उसने कोई अकृत्य किया और उससे कोई पीड़ित हुआ है तो अकृत्य से पीड़ित की तुलना में आप दोषी दिखाई देते हैं। चयन तो आप ही ने किया, ठीक है, आप ही ने तो उसे नौकरी पर रखा। तो अगर यह स्थिति है तो सेवक के प्रति आपको दायी होना होगा, यह बात आई थी। ठीक है, तो प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत जहां हैं वो ये भी कहते हैं कि जो स्वामी है वो पीड़ित के प्रति दायित्व के अधीन होगा, लेकिन स्वामी को यह अधिकार होगा कि प्रतिकर के तौर पर वो जो धनराशि दे रहा है वो सेवक से चाहे तो न्यायालय की प्रक्रिया से वसूल ले। ठीक है, तो अगर सेवक की यह हैसियत होगी कि उससे प्रतिकर की वो धनराशि वसूली जा सकेगी तो वसूल लेगा, नहीं होगी तो भैया तुम जानो, तुम्हारा सेवक, लेकिन यह अधिकार उसे है। ठीक है ना, तो ऐसे ही राज्य चाहे कार्यपालिकी हैसियत में और चाहे विधान द्वारा अधिकृत किए जाने पर
ठीक है, उसके कर्मचारी यदि कर्तव्य का पालन करते हुए या विधान द्वारा अधिकृत किए गए कार्य को करते हुए कोई अकृत्य करेंगे तो यह नागेंद्र राव की अथॉरिटी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दोनों ही दशाओं में राज्य प्रतिकर देने के दायित्व के अधीन होगा और बाकी विकेरियस लायबिलिटी का सामान्य सिद्धांत लागू होगा कि राज्य चाहे तो अपने कर्मचारी से वसूल ले, ठीक है ना, मुकदमा लाकर। और राज्य के पास तो हर जगह अधिवक्ता है, कोई उन्हें कुछ करना तो है नहीं, हर जगह लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनके पास वकील है, वसूल ले। ये स्थिति ये नागेंद्र राव के बाद आई है सोवरेन लायबिलिटी की फील्ड में। और बाकी आपको एक बात और बताई गई थी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जब हम लोग बात कर रहे थे कि अकृत्य विधि के इस सिद्धांत को कहीं ना कहीं अब फंडामेंटल राइट के क्षेत्र में भी लागू करना प्रारंभ किया है और इस तर्क के साथ करना प्रारंभ किया है कि यदि सामान्य विधि देश की उसका उल्लंघन राज्य के कर्मचारी द्वारा किया जाए तो प्रतिकर के तौर पर, ठीक है, धनराशि मिलेगी। तो जब देश की सर्वोच्च विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य का अपालन राज्य के कर्मचारियों द्वारा किया जाए तो प्रतिकर क्यों न दिया जाए? क्योंकि अनुच्छेद 32 जब हम लोग पढ़ रहे थे तब यह भी बात आई थी कि भविष्य के लिए फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होगा, अधिकतम यही आदेश, निर्देश और रिट के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है। जो कुछ हो गया, ठीक है, उससे जो नुकसान हुआ है उस व्यक्ति को जिसका मूल अधिकार, ठीक है, हनन किया गया, उसके लिए आखिर उसे क्या मिला और उसके लिए यदि कुछ नहीं मिला तो फिर फंडामेंटल राइट का वायलेशन कोई नहीं कर सकता। यह बात थोड़ी अधूरी अधूरी सी लगती है क्योंकि जो हो गया उसके लिए तो आप कुछ कर नहीं रहे। तो कोर्ट ने कहा इफेक्टिव रेमेडी जो हो गया उसके लिए अधिकतम यही हो सकती है, क्योंकि हमें यह भी देखना पड़ेगा क्या संभव है। तो अधिकतम संभव यही हो सकता है कि पूर्व में जो कुछ हो गया उसके लिए प्रतिकर दिया जाए। हालांकि यह प्रतिकर देने की बात, ठीक है, यह अप्रत्यात्मक दायित्व के समान है, अप्रत्यात्मक दायित्व तो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि संविधान द्वारा निर्धारित कर्तव्य इसके भंग के लिए अनुच्छेद 226 और 32 है, ठीक है ना। लेकिन यह अप्रत्यात्मक दायित्व के समान दायित्व है, जैसे वहां विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य के भंग पर अनिर्धारित, ठीक है, क्षतिपूर्ति, अनिर्धारित प्रतिकर वसूलने का हक यह पैदा होता है। ऐसे ही यहां भी कोर्ट ने शुरू किया है। तो यह टॉर्टियस लायबिलिटी जैसी है, ठीक है, यद्यपि इसे टॉर्टियस लायबिलिटी इन स्ट्रिक्ट सेंस नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह अब दुनिया के सभी देशों में प्रारंभ हुआ है और हमारे यहां भी प्रारंभ हुआ। लेकिन अभी सारे फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए प्रतिकर मिल रहा हो ऐसी दशा नहीं है। अभी केवल अनुच्छेद 14 और 21 इसी के लिए प्रतिकर देने की बात प्रारंभ हुई है, ठीक है, लेकिन प्रारंभ हुई है। तो यह राज्य का पूर्ण अप्रत्यात्मक दायित्व है, ठीक है, जो अनुच्छेद 300 में वर्णित है। यह राज्य का अप्रत्यात्मक दायित्व की एक एक स्थिति, एक एक बात आज पूर्ण हो गई और कल से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर बात करेंगे, देखेंगे।